इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी इस सत्र के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राजकुमार जैन जी का कि सर कृपया करके मंच पर आएं और अपने विचार प्रकट करें। क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन आए, कितने आए? सर कुछ है 8-10 क्वेश्चन हैं। और यस सर। सदर साहब और इस हाउस में मौजूद मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर बहस मुहासा करने के लिए आज की ये सभा है, मैं अपनी बात उसके इर्द गिर्द ही रखूंगा। अभी विल्सन साहब जब बोल रहे थे तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने जो गांधी जी के ऊपर जिस अपनी व्यथा को उन्होंने उतारा था, उसका रूप में आपके अंदाजे बयां में या आपकी तकलीफ से मुझे ऐसा अनुभव लग रहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो B.R. अम्बेडकर बोल रहे थे, लगभग वही व्यथा आपके वक्तव्य में मुझे अभी सुनने को मिली। पहली बात यह है, हमें उस समय का जंगे आजादी में बरतानिया हुकूमत में सैकड़ों साल से हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय गांधी और अंबेडकर दोनों अपनी तरीके से अपने अपने मिशन में लगे थे। गांधी स्वराज के लिए थे, आजादी, और अंबेडकर एक ही निशाना था, घोषणा के साथ डंके की चोट पर, क्या कि ये जो जाति का दंश है, जाति का नाश करना है, जाति विनाश मेरा पहला काम है, स्वराज मेरा पहला काम नहीं है। अब दोनों की हालात का जरा आप मुलायजा लीजिए। गांधी एक तरफ बरतानिया हुकूमत से लड़ रहा था, दूसरी तरफ जैसा कि अंग्रेज डू एंड डाई, जैसा कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलता था, गांधी के रास्ते में वहां पर तरह तरह के गुटों को बना के, ग्रुपों को बना के, जिसमें सिखों का बनाया, जिसमें मुसलमानों के प्रतिनिधि को लाया, जिसमें दलितों के लिए, अपृष्ट जाति के लिए भी उस तरह के चीजें उसके सामने खड़ी थी। गांधी को उसका भी सामना करना था। गांधी लड़ रहा था हिंदुस्तान की आजादी के लिए, और इस सारी चीजों को अपने अंदर समेटकर गांधी उसमें लड़ता हुआ जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने गांधी और अंबेडकर को दोनों को दो छोर पर रख के दिखाया है। अगर महीन नजर से, बारीकी से अगर आप दोनों के इतिहास को, उनके क्रियाकलापों को, उनके एक्शन को अगर आप देखेंगे तो उसके मकसद अलग नहीं पाएंगे। क्योंकि अंबेडकर एक मिशन में, बिल्कुल सही विल्सन साहब ने उस व्यथा को बताया है, सदियों से सताया हुआ समाज जिसको जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाए, उसकी आजादी विदेशी आजादी नहीं, पहले उसके ऊपर होने वाला जो जुल्म है, लटकती तलवार है, उसको खत्म करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना लाभ लपेट के, सफाई के साथ, बिना छुपाव के साथ, अम्बेडकर कहते हैं देश से पहले वो दलित को मानते हैं, दलित का उद्धार पहले चाहिए, देश बाद में चाहिए। वो लिखते हैं, मुझे अक्सर गलत समझा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश को प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह बात भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। वह निष्ठा अस्पृश्य समुदाय के प्रति जिसमें मैंने जन्म लिया है, और मैं इस सदन में पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं, जब कभी देश के हित और अस्पृश्यों के हित में के बीच टकराव होगा
तो मैं अस्पृश्यों के हित को तरजीह दूंगा। अगर कोई आताई बहुमत देश के नाम पर बोलता है, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं करूंगा, वह पार्टी देश के नाम पर बोल रही है। जो यहां है, जो यहां नहीं है, सब मेरी भूमिका को समझ ले। मेरे अपने हित और देश के हित के साथ टकराव होगा तो मैं देश को तरजीह दूंगा। लेकिन अगर देश के हित और दलित वर्गों के हित में टकराव होगा तो मैं दलित वर्गों के हित को प्राथमिकता दूंगा। अंबेडकर साफ रूप से इस बात की घोषणा करते हैं। अंबेडकर ने शुरुआत में, अगर हम इतिहास में पढ़ें, गांधी के सत्याग्रह के साथ ही अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। महाड़ का आंदोलन, तालाब पर पानी पीने के लिए अंबेडकर वहां पर एक इलाज करते हैं। वहां पर एक शामियाना लगता है, शामियाने में गांधी जी का चित्र लगा होता है। अंबेडकर शांति के साथ सत्याग्रह करना चाहते हैं, मगर अपर कास्ट के पंडे पुरोहित डंडे लाठी लेकर उन निहत्थे सत्याग्रहियों पर वहां पर लाठी चार्ज करते हैं, मारते हैं। अंबेडकर एक थाने में जाके शरण लेते हैं। अगर आप कल्पना कीजिए, अंबेडकर जैसा आलिम फाजिल पढ़ा लिखा इंसान पानी पीने के लिए वहां जाता है। कुत्ते बिल्ली जानवर वहां पानी पी सकते हैं, पर इंसान को पीने की इजाजत नहीं। उस घटना से बाबा साहब अंबेडकर का मन पलट जाता है। वो गांधी के बारे में, जो अब तक गांधी के मार्ग पे चलते हैं, अपनी व्यथा को सबसे पहले गांधी को ही बताते हैं। अंबेडकर लिखते हैं, अंबेडकर ने अपने पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत में लिखा, हमें सिर्फ इतना कहना है कि आज तक हम महात्मा गांधी के कहे अनुसार यह मानते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पे कलंक है, परंतु अब हमारी दृष्टि पलट गई है। हम समझ गए हैं कि यह हमारी नरदेह पर कलंक है। तुम लोगों यानी ब्राह्मणों ने महाड़ की तालाब की शुद्धि कर हमारी अपवित्रता प्रमाणित करने की निष्ठम कृत्य किया है, और कुछ भी हो करना चाहते हो तो करो, परंतु हम पवित्र हैं। यह बात तुम्ही लोगों के मुंह से कहलाए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। अंबेडकर उसी के बाद महाड़ आंदोलन के बाद इसकी घोषणा करते हैं। अंबेडकर क्या करते हैं? पानी तुम तालाब से पीने नहीं दोगे, जानवर से बुरा वैसा बर्ताव करोगे, देशभक्ति के नाम पे कहोगे कि आप मेरे पीछे चलो। उसके बाद अंबेडकर पलट जाते। वो देशभक्ति के नाटक में नहीं जाना चाहते उस समय अंबेडकर लिखते हैं, दलित वर्गों ने भारत को जीतने में अंग्रेजों की मदद की थी, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रति आभार प्रकट करने के बजाय ऊंची जातियों को शिक्षा की सुविधाएं दी और शक्तिशाली समूह से अलग पड़ जाने के डर से दलित वर्गों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। पहले गोल्डबेक कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर कहते हैं, दलित वर्ग और ब्रिटिश एक असाधारण बंधन में बंधे हुए हैं। दलितों ने सनातनी हिंदुओं के सदियों पुराने अत्याचार से निजात पाने के रूप में अंग्रेजों का स्वागत किया था। उन्होंने अंग्रेजों के लिए हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके लिए भारत का महान साम्राज्य था। लगभग 10 साल बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो दलित वर्गों तथा पिछड़े वर्गों को में सेना की भर्ती के लिए उन्होंने अपील की, और इसी के कारण 3/4 जो बंबई के महार थे वो सेना के अंदर वहां पे शामिल। इसका मतलब ये नहीं कि अंबेडकर देशभक्त नहीं थे। देशभक्ति की ललक उनकी किसी भी दूसरे नेता से कम नहीं थे। देशभक्ति के संदर्भ में अंबेडकर लिखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू और मुसलमान। मुझे स्वीकार नहीं, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की प्रतिस्पर्धी निष्ठा के रहते हुए भारतीयता के प्रति निष्ठा पनपने में कठिनाई आ सकती है। मैं चाहता हूं कि पहले भी भारतीय हो और अंत तक भी भारतीय रहें, भारतीय के अलावा कुछ नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं अपने देश को प्यार करता हूं। मेरे अपने हित और देश के हित के साथ टकराव होगा तो मैं अपने देश को प्राथमिकता दूंगा। ये अंबेडकर वहां लिखते हैं। उसके साथ अंबेडकर अपनी व्यथा का भी वर्णन करते हैं कि मैं क्यों अद्भुत भाषा का इस्तेमाल करता हूं। 31 मार्च 1952 को बंबई में भाषण देते उन्होंने कहा,
यद्यपि मैं कुछ उग्र स्वभाव का हूं, सत्ताधारियों से मेरा टकराव भी होता रहता है, परंतु फिर भी मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी विदेश यात्रा में भारत की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। मैंने कभी भी राष्ट्रद्रोह नहीं किया। राष्ट्र का हित तो मेरे हृदय में सदैव रहा है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय भी राष्ट्रपति के राष्ट्र हित के मामले में गांधी जी से 200 मील मैं आगे था, ये अम्बेडकर लिखते हैं। हमारी आजादी की तारीख के में सबसे ज्यादा जो चर्चित अम्बेडकर और गांधी को लेकर जिस चीजें पर बहस हुई है, उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो होती है। 1928, 1931 और 1932 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहां पर हुई लंदन में। अब अंग्रेज एक तरफ तो आजादी देने का नाटक कर रहा था, दूसरी तरफ आजादी की राह में रोड़ा अटकाने के लिए तरह तरह के चालबाजियां, चालाकियां अंग्रेजी सल्तनत कर रही थी। 1928 में जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें उन्होंने मुस्लिमों के प्रतिनिधि, सिखों के प्रतिनिधि और अस्पृश्यता के नाम पर वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को उनका प्रतिनिधि बना के भेजा। कांग्रेस पार्टी को इस बात पे इतराज था, हिंदुस्तान के अछूत तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, अम्बेडकर को एक बहुत छोटे से कोने से आते हैं, इनको हम इनका प्रतिनिधि कैसे मान लें। और विल्सन साहब, इस सच्चाई को मैंने 1960 के दशक में देखा है। इस उत्तर भारत में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में पढ़े लिखे लोगों को छोड़कर कोई अम्बेडकर का नाम नहीं जानता था। गांधी बाबा का नाम वहां चलता था, बहुत कम, केवल पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थे। तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और उसका बहिष्कार किया, इसलिए कोई इसका दूसरा अर्थ नहीं निकला। जिसकी चर्चा सेकेंड वर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर अंबेडकर ने अपने मन की टीस अपनी कौम पर होने वाला जुल्म जो सदियों से वो झेल रहे थे, जितने उनकी डिक्शनरी में शब्द हो सकते थे, गांधी को अपमानित, गांधी पर हर तरह के तीर चलाकर उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपने मन का जो क्रोध था उसको उन्होंने उसके अंदर उलट दिया। गांधी सुनते रहे। यहां तक भी हुआ, एक स्टेज पर अंबेडकर इतने उग्र हो गए इसके अंदर कि उन्होंने गांधी को कहा कि ये एक तरह से हमारे राह का रोड़ा तो केवल आप हो। तब गांधी ने क्या किया? उसका उत्तर यह है सामंजस्य, क्योंकि बापू जान रहे थे अंबेडकर उस वेदना को व्यक्त कर रहा है जो सदियों से उसकी कौम झेल रही है। तो गांधी लिखते हैं, गांधी कहते हैं, मैं डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। उनके पास क्रोध करने का पूरा अधिकार है। वह हमारा सिर भी फोड़ देते तो यह उनके आत्म संयम का प्रमाण है। अंबेडकर एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने कभी भी अपने फायदे के लिए कानून का सहारा नहीं लिया और मार्च 1927 में महाड़ में भी सत्याग्रह को अपना कार्यक्रम बनाया। अंबेडकर पूरे गुस्से से हमलावर हैं, गांधी को उसके लिए जिम्मेदार बताते हैं और महात्मा गांधी उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। वो कहते हैं आपने कम किया। एक तरफ तो यहां भी बताया जाता है कि अगर आप मेरे मुंह पर थूक भी देते तो कम होती। गांधी उनकी मार्मिक पीड़ा को अंदर तक जानते थे। ये था सामंजस्य की डोर को हमको किसी तरह से भी। तीसरी कॉन्फ्रेंस में भी अंबेडकर लिखते हैं गांधी के बारे में, अपने साथियों को लिखा, उन्हें कुछ मुद्दों पर गांधी की राय अपनी राय के निकट आती दिखाई दे रही है। ये 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी लिख रहे हैं, तो अंबेडकर लिख रहे हैं, उन्होंने अपने साथियों को खत लिखा, अंबेडकर ने, उन्हें कुछ मुद्दों पर गांधी की राय अपनी राय के निकट आती दिखाई दे रही है। और एक और जो इस दौरान में सबसे बड़ा जो चर्चित
विवादास्पद, जिसका लगभग हमारे सभी वक्ताओं ने इसका जिक्र किया, पूना पैक्ट के नाम से आता है। कुछ दलित लेखक या इतिहासकार इसका जिक्र हमारे कई साथियों ने किया। ये आरोप लगाते हैं कि गांधी को, अंबेडकर को प्रेशर में लेकर पूना पैक्ट किया गया, तो इसके पीछे का जो घटनाक्रम था उसके यथार्थ को जानना भी जरूरी है। अंबेडकर पूना के एक होटल में ठहरे हुए थे, यानी जब पूना पैक्ट चल रहा था। उनका कहना था, मानना था कि वो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव डिप्रेस क्लास के हैं। महात्मा ये उसको अधिकार देने को तैयार नहीं थे कि आप ही एकमात्र हैं उस समय। और उनको इस तरह की वेदना भी थी, महात्मा अनशन करने वाले कौन होते हैं, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं उनका। तो उस समय उनके एक साथी थे जो एमसी राजा, जो तमिलनाडु से आए थे, दलित थे। वो अंबेडकर के पास गए और उन्होंने कहा, हजारों साल दुनिया में हमें अस्पृश्य, दबा कुचला, अपमानित, घृणित मानवता माना गया। महात्मा हमारे लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहे। अगर उनकी मृत्यु होती है तो हजारों साल तक भी हम वहीं पड़े रहेंगे जहां अब तक हम थे। लोग यही कहें कि हमने ही उनकी हत्या की है, तब हमारे खिलाफ भावनाओं का इतना बड़ा सैलाब आएगा कि पूरे हिंदू समुदाय का मस्तिष्क और समूचा सभ्य समाज हमें लात मारकर और भी नीचे फेंक देगा। अब मैं तुम्हारे साथ और खड़ा नहीं हो सकता। मैं सम्मेलन में शिरकत करूंगा, समाधान ढूंढूंगा, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूं। और इसके बाद बाबा साहब ने निर्णय किया कि नहीं, मुझे पूना पैक्ट के लिए बातचीत के लिए जाना है। अब देखिए, अगले दिन बाबा साहब पूना के उस यरवदा जेल के अंदर गांधी से मिलने जाते हैं। असली यहां पे केवल अंबेडकर का गांधी का झगड़ा था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, एक ही चीज पे झगड़ा था अंबेडकर गांधी का कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मत करो। हिंदुओं से अलग अपने आप को वो नहीं है, रिजर्वेशन का सिद्धांत सही है, पर सेपरेट इलेक्टोरेट ना ही हो। जब अंबेडकर वहां जाते हैं तो यहां आप देखिए कैसा सामंजस्य है गांधी में और अंबेडकर में। गांधी ने प्रस्ताव रखा कि अस्पृश्य को उससे कहीं ज्यादा आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम्युनल अवार्ड में 71 सीटों का प्रोविजन किया गया था, गांधी मिलते ही अंबेडकर को देखते कहते हैं कि नहीं, 71 सीटें कम हैं, 148 सीटें हमें आरक्षित करनी चाहिए। अंबेडकर खड़े हो जाते हैं। ये गांधी है। गांधी जी की बात सही है। शुरू में वो अंबेडकर और गांधी दोनों में ही अंतर आता है, आहिस्ता आहिस्ता दोनों में ही फर्क आता है, दोनों ही अपना पुनर्विचार करते हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था में शुरू में यकीन करते थे, छुआछूत के खिलाफ नहीं, छुआछूत के खिलाफ थे, मगर वर्ण व्यवस्था करते थे। गांधी में कितना फर्क आता है। अंतरजातीय विवाह के संदर्भ में अब गांधी कहां जाते हैं, कहां तक चलते हैं। 20 जुलाई 1946 को हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ता के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि मेरा मन निरंतर विकसित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। संभव है सभी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर न चल सके। गांधी जी ने अपने कार्यकर्ता से कहा, उसकी कोई अविवाहित बेटी हो, यदि शुद्ध सात्विक धार्मिक भावना से उसकी शादी दलित से करे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मैं उन्हें बधाई दूंगा। 9 मई 1945 को गांधी ने फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता को खत लिखा, अगर यह शादी एक ही जात बिरादरी में हो रही है तो मुझसे आशीर्वाद मत मांगो। मैं आशीर्वाद तभी दूंगा जब लड़की किसी और समुदाय से होगी। 6 मई 1945 को गांधी ने अपने एक सहयोगी नरहरि पारिक को लिखा, हमें अतिशूद्र और सवर्ण हिंदू के बीच विवाह को बिना हिचक सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
जहां माता पिता समझदार है, वहां भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आपस में व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्णाश्रम के आश्रम के बारे में भी गांधी अब स्पष्ट होकर लिखते हैं। 31 मई 1945 को गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था नामक अपने लेख संग्रह की भूमिका लिखी। उन्होंने लिखा कि उनके विचार से मनुष्य हर रोज आगे बढ़ता या पीछे हटता है, वह एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। सारा विश्व गतिशील है, इस नियम को कोई अपवाद नहीं है। मेरा यह गलत वक्तव्य होगा अगर मैं कहूंगा कि मैं आज वही हूं जो कल था, भविष्य में भी वही रहूंगा। वस्तुतः मेरे मन में इस तरह की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावना के शब्दों के बाद उन्होंने लिखा कि सत्य और अहिंसा के बारे में मेरी कल्पना दिन पर दिन स्पष्ट होती जा रही है, तथापि यह कहना सही नहीं होगा कि वर्णाश्रम के संबंध में मेरे विचार जो पहले थे वो अब है। एक और इस डिस्कोर्सेस में जो गांधी वर्षित अंबेडकर लिया जाता है, उसमें हरिजन शब्द के बारे में आता है, क्योंकि कालक्रम में अगर आप देखेंगे कई नामों से पुकारा गया। कभी अछूत पुकारा गया, कभी वहां पर अस्पृश्य पुकारा गया, कभी गांधी ने उसके लिए नया नाम दिया था हरिजन। हरिजन शब्द नाम क्यों दिया गांधी ने, उसके बारे में गांधी लिखते हैं। 6 अगस्त 1932 को उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, मुझे यह शब्द स्वीकार करते हुए बहुत प्रसन्नता है जिसे नरसिंह भगत जैसे महान संत ने उपयोग में लाकर पवित्र किया है, किंतु इलो साहब समय का डंडा आ गया, लग गया। और रमाशंकर जी यहाँ बैठे हैं, ये मजमे को उखाड़ना जानते हैं, मैं जानता हूं, उनको पता है कैसे हुक किया जाता है, स्पीकर को रोका जाता है। इसलिए मैं मजबूरी के अंदर जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को रखता हूं। मेरे लिए उस शब्द का अर्थ आप समझते हैं, उससे अधिक गहरा अर्थ है। मेरे विचार में हम लोग दुर्जन हैं, वह हमारी तुलना में स्पर्श भगवान के लोग हैं। जहां स्पर्श हमें सुख में वह स्वच्छता में रखने के लिए परिश्रम करते हैं, वे अपने हाथ गंदे करते हैं, वही हम उन्हें पीड़ा देने में आनंद उठाते हैं। हम चाहें तो स्वयं हरिजन बन सकते हैं, किंतु उसके लिए हमें उनके विरुद्ध किए गए पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। अस्पृश्यता विरोधी गांधी की यात्रा, इसको पढ़ने के बाद भी अगर हम गांधी का सही एनालिसिस नहीं कर सकते, गांधी को नहीं जान सकते और गांधी को दलित विरोधी बताएं, तो फिर हम अपनी मानसिकता के, अपनी सोच के दायरे को बंद रखने ही कह सकते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे लंबी अस्पृश्यता विरोधी हरिजन दौरा 7 नवंबर 1933 को प्रारंभ कर 2 अगस्त 1934 को समाप्त किया। निरंतर 10 महीने वो चलते रहे। इस दौरे में 12,500 मील की यात्रा उन्होंने की और हरिजन कल्याण के लिए 8 लाख रुपए जमा किए। हमने अंबेडकर और गांधी के विरोधाभास को एक दूसरे का देखा, पर कैसे अंबेडकर गांधी की तारीफ करते हैं बार बार और गांधी अंबेडकर की करते हैं, इस पे नजर दौड़ाना भी विल्सन साहब बहुत जरूरी है। 1925 में पहली बार अंबेडकर ने गांधी के बारे में लिखा, महात्मा गांधी के पहले इस देश के किसी राजनेता ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि तनाव और टकराव को खत्म करने के लिए सामाजिक अन्याय को खत्म करना अनिवार्य है। लिहाजा प्रत्येक भारतीय को ऐसा करना अपना पवित्र दायित्व समझना चाहिए। अगर हम नजदीक से देखें तो इसमें कुछ अटपटापन दिखाई पड़ता है। जिस तरह खद्दर के प्रचार या हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में जोर देते हैं, उसी तरह वे अस्पृश्यता को खत्म करने पर जोर नहीं देते। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अपनी पार्टी में मतदान के लिए अस्पृश्यता की समाप्ति को एक पूर्व घोषित करें। खैर, अब अंबेडकर लिखते हैं, जब किसी को सभी ने ठुकरा दिया है तो महात्मा गांधी की हमदर्दी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सभी तरफ से ठुकराया गया समाज को कम से कम महात्मा गांधी अपनी हमदर्दी दिखाते हैं, ये अंबेडकर लिखते हैं। 1925 में बेलगाम में हुई बहिष्कृत सभा में अंबेडकर ने कहा, जब कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आ रहा था तब महात्मा गांधी की सहानुभूति छोटी बात नहीं है। पूना पैक्ट के दौरान ही 24 सितंबर 1932 को बंबई सम्मेलन में अंबेडकर ने कहा
मुझे स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि गांधी जी से मिलने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझ में और उनमें कितना साम्य है। वास्तव में जब कोई विवाद उनके पास लाया गया है, देखकर चकित रह गया कि यह व्यक्ति जिसने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझसे सर्वथा भिन्न विचार रखे थे, हमेशा मेरी सहायता को तत्पर दिखा, न कि दूसरे पक्ष की। मैं महात्मा जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे उन परिस्थितियों से उबार लिया जो मेरे लिए काफी तकलीफदेह हो सकती थी। और गांधी, मैं खत्म करता हूं, इशारा हो गया। गांधी अंबेडकर के बारे में क्या कहते हैं? 1934 में कराची में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए गांधी कहते हैं अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर का बलिदान गजब का है। वे अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं। वह एक साथ सरल जीवन जीते हैं। वह चाहे तो माहवार 1 से 2,000 रुपए तक कमा सकते हैं। वह चाहे तो कभी भी यूरोप में जाकर बस सकते हैं, मगर वह वहां रहना नहीं चाहते। वह सिर्फ हरिजनों के कल्याण के लिए वहां रहते हैं। क्योंकि समय की बंदिश के कारण नियम का पालन करते हुए मैं अपनी बात को, ये अंतिम बात कहकर खत्म करूंगा। गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों के जो कार्य करने की पद्धति थी, रूप था, और वो भी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जब आजादी की जंग थी, तरह तरह के सब खतरे थे। गांधी क्योंकि आजादी को प्रमुख चाहते थे कि आजादी मिलेगी तो हम दूसरे सवालों को हल कर सकते हैं। ब्रिटिश राज के जमाने में चाहे दलित हो या ब्राह्मण हो, उनका तो एक नियम था कि जो हमारे रूल ऑफ लॉ के साथ है उसके साथ हम चलेंगे। पर गांधी सर्वांगीण आदमी की आजादी चाहता था, मनुष्य मात्र की आजादी चाहता था। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को, आप देखेंगे हर मौके पे, संविधान सभा के अंदर जब बनने का सवाल आया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि अम्बेडकर तो हमेशा हमारे खिलाफ रहे आंदोलन में, इनको हम कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन मान लें। गांधी ने अपना पेन उठाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख दिया। ये गांधी जी थे। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार गए। उसके बाद गांधी के प्रयास से उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि गांधी जानते थे बिना अम्बेडकर के हिंदुस्तान का इतिहास पूरा नहीं हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के बीच में सामंजस्य का, एकता का, भ्रातृत्व का, उसके रास्तों को हमें खोजना होगा। और जो साथी इतिहासकार अपने अपने कोनों में बैठकर इन दोनों के बीच में केवल और केवल फर्क दिखाने का प्रयास करते हैं, सचमुच में वो हिंदुस्तानी तंजीम के साथ नहीं, एकता के साथ नहीं, वो अपना और हिंदुस्तान दोनों का ही नुकसान में जुटे हैं। आप लोगों को इन बात शब्दों के साथ मैं अपना शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया।